अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, दो खबरें हैं जिनको मिला के आप पढ़ें तो अहम खबर बनती है, लेकिन इसमें बकरा कुर्बानी का अवामी बनेगी। दोनों खबरों में जो बात सामने आ रही है और वो हमारी आज की अहम खबर है FBR फेल और मज़ीद कुर्बानी अवाम के लिए। अवाम तैयार हैं इस बात के लिए। FBR कैसे फेल हुई है? 560 अरब रुपए का टारगेट था 6 महीने का। पहले 6 महीने का टारगेट था 560 अरब रुपया जमा करना, और उसके लिए FBR ने फरमाइश ये की कि 1100 गाड़ियाँ, 1000 ये 1100 गाड़ियाँ नई हमें चाहिए, आप हमें लेके दें, देखिए हम टैक्स कलेक्शन कैसे करते हैं। लेके दे दी गई, उनकी फरमाइश थी, पूरी कर दी गई। फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ करप्शन रोकने के लिए जो तनख्वाहें हैं वो 4 गुना बढ़ा दें। तनख्वाहें 4 गुना बढ़ा दी गई। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बावजूद भी FBR फेल हो गया है और 500, अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया है कि ये जो 560 अरब का टारगेट है, बजट में इससे ज़्यादा था, कम करके 560 किया गया था, वो भी हम पूरा नहीं कर सकते। फेलियर को एडमिट कर लिया FBR ने खुद। और ये इसके बावजूद है कि टैक्स नेट जो ब्रॉडनिंग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें मैं आपको अगर बताऊं तो इन्होंने मैकेंजी को 2024 से, मैकेंजी दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत मशहूर कंसल्टेंसी है, उसको हायर किया हुआ है। ये बताए, वो आके इनको बताएंगे कि आपने ज़्यादा टैक्स कैसे कलेक्ट करना है। 2024 से चल रहा है। मैं तो मैकेंजी के बारे में भी परेशान हो गया हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बता नहीं पा रहे इनको, या FBR को समझ नहीं आ रही ज़्यादा तनख्वाहें लेने के बावजूद, इसके बावजूद कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और टारगेट से अब भी पीछे हैं। इसके बाद क्या हुआ? $1 बिलियन पाकिस्तान लोन ले चुका है 2003 से लेके आज तक, पिछले 22 साल में। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद भी ये था कि FBR के लोगों को बताना है कि टैक्स नेट ब्रॉडन कैसे करना है, टैक्स को बढ़ाना कैसे है, दूसरे लोगों को बीच में कैसे लाना है, सिर्फ तनख्वाहदार तबके का रस नहीं निकालना। लेकिन इसके बावजूद ये हालात हैं। और उधर से IMF ने कहा है कि पाकिस्तान का एक मंसूबा था जो अपग्रेडेशन करनी है रिफाइनरीज़ की, ऑयल रिफाइनरीज़, क्योंकि सल्फ़र इस्तेमाल होता है डीजल में और उसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, स्मॉग होती है और बीमारियाँ फैल रही हैं। तो पाकिस्तान की कोशिश है कि रिफाइनरीज़ को अपग्रेड किया जाए ताकि बेहतर डीजल, साफ़ सुथरा डीजल पेट्रोल पंप्स पे प्रोवाइड किया जाए, जिससे पॉल्यूशन कम हो। और ज़ाहिर ज़रूरत भी है उसके लिए, हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए ड्यूटी कम करना चाहती है हुकूमत, ड्यूटी में थोड़ी सी रिलीफ देना चाहती है इंपोर्टर्स को। IMF ने कहा आप नहीं दे सकेंगे, आपको इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आपका प्रोग्राम चल रहा है। और अगर आप, और उसका तरीका उन्होंने ये बताया है, एक तरीका FBR का तो मैंने आपको बता दिया ना क्या हुआ। उन्होंने ये तरीका बताया कि आप या तो उस पर सेल्स टैक्स, या तो उस पर टैक्स लगा दें पेट्रोल के ऊपर और उसकी इंपोर्ट के ऊपर। उससे ये होगा कि अगर जो IMF का मुतालबा माना गया 18% लगाया गया तो पेट्रोल 47 रुपये पर लीटर महंगा हो जाएगा। और अगर जो इनका अपना सेल्स डीजल पे सिर्फ सेल टैक्स लगाया तो 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करना पड़ेगा। और इससे आप सोच लें कि तब जाके ये आप वो खसारा जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने से पूरा करना है, वो इस तरह पूरा आप कर सकते हैं। तो ये अवाम का ये हाल है। अवाम का तेल भी निकाल रहे हैं, अवाम से टैक्स भी ज़्यादा ले रहे हैं, और जो टैक्स जिनको देना चाहिए वो दे नहीं रहे, वो पैसा बाहर ले जा रहे हैं। दुबई में पाकिस्तानी कंपनियों की रजिस्ट्रेशन की तादाद ही बढ़ गई है इस साल में। इतने लोग बाहर जाके पैसा कमा के यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये इस मुल्क में हालात हैं आम आदमी के। और आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ, टॉप स्टोरी होगी 9 मई केस इमरान खान का फैसला कब तक आएगा, इस पे बात करेंगे। हमें सेनेटर फैसल वावडा साहब ने ज्वाइन किया है, वो सीनियर सियासतदान है, और उनसे पूछेंगे कि जो जनरल फैज़ का केस का फैसला तो हो गया, अब उसके बाद किस किस की बारी है, और उसमें क्या जजिस या मीडिया के लोग या दूसरे लोग जिनके साथ जनरल फैज़ ने मिलकर ये सारा कुछ किया, वो भी कटहरे में आएंगे या नहीं आएंगे। और टेल एंडर होगा महाराज का। पंजाब की सफाई बरतानिया के लिए रोल मॉडल बन गई है, लेकिन पंजाब का हमसाया इस्लामाबाद इससे फ़ायदा नहीं उठा रहा है। इस पर बात करेंगे। हॉट इशू हमारा होगा PTI की मुश्किलात। शफी जान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मामले खुसूसी बराए इतलात खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। उनसे पूछेंगे जो मुश्किलात बढ़ रही हैं PTI की, अब स्ट्रेटजी क्या है, क्या वो अभी भी मुज़ाहमत ही करना चाह रहे हैं या मुफाहमत वो करेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा इस्लामाबाद की खूनी सड़कें। आज फिर इस्लामाबाद में एक हादसा हुआ है और तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ जो रेस लगा रही थी, लड़के थे उन गाड़ियों में भी,
उन्होंने एक शख्स को कुचल के सड़क पे मार डाला। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। ट्वेल्व में शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है फैसल वावडा साहब ने। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप आजकल काफ़ी हॉट केक की तरह बिक रहे हैं क्योंकि आपके पास खबरें बहुत होती हैं। ये बताइएगा, हमें भी आपसे एक खबर चाहिए कि जनरल फैज़ हमीद का तो फैसला हो गया, जनरल तो खैर नहीं कहना चाहिए, फैज़ हमीद का केस का फैसला हो गया, अब तो वो जनरल नहीं रहे। उनके साथ कुछ और लोग भी थे सर्विसेज में जो पकड़े भी गए थे और जिनकी गिरफ्तारियां हुई, जिन पे इल्ज़ामात भी थे। उनके बारे में उनकी किस्मत क्या बनी? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए अफसार साहब, सबसे पहले तो ये कि आपको याद होना चाहिए कि 9 मई से 1 साल पहले मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था और ये वही वजूहत थी जिनसे मैं उनको रोक रहा था कि इस डगर ना जाएं, ये तर्ज सियासत ना करें, यहां से वापसी नामुमकिन हो जाएगी। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे निकाल दिया। उसके बाद मैं आपको उस वक्त मैंने बताई थी सारी बातें जब कोई तस्वर भी कर सकता था। मैं खास कहता था, जिनबूत कहता था, कीड़े कहता था, फिर नाम लेके कहता था। तसलसल से मैं आपसे बात करता रहा और अल्लाह की मेहरबानी से चीज़ें ठीक होती रही। देखिए अभी तो फैज़ हमीद के 4 इल्ज़ामात और एक केस में 14 साल सज़ा हुई है। इस सज़ा की अंदर कोई कमी पेशी नहीं है। अब फैज़ हमीद साहब आगे बढ़ के जा रहे हैं गवाही और एविडेंसेस देने 2 चीज़ों के। एक, एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनको क्या हिदायत देते थे, और 9 मई की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। तो जब आप उस तरफ जाएंगे और वो जब शवाहिद देने जा रहे हैं और दे देंगे तो शिकंजा तो इमरान खान साहब के पास उनके आ जाएगा करीब, और उस शिकंजे के साथ जो तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जो अंदर हैं और उस फैसिलिटेशन में मौजूद थे, जो साइड पे हो गए वो, और जिन्होंने अपनी इंसाफी कुर्सी में बैठकर कलम चलाया था कि जिनमें से एक ने रिजाइन कर दिया, वो शरबती अतर ने, उस जैसे जो चारों तरफ विकेट के खेल रहे थे और इंसाफी कुर्सी का बेदेरी से मुल्क दुश्मनी के लिए कलम इस्तेमाल कर रहे थे वो, और सबॉर्डिनेट्स जो भी हैं उसमें वी लॉगर्स भी हैं जो डॉलर्स कमा रहे हैं, उसमें इस मनसूबाबंदी के अंदर जितनी भी टीम थी, चाहे उसमें जज है, जनरल है, सियासतदान है, कोई लीडर है, आप है, मैं हूँ, किसी शोबे से भी है, वो दायरा कार बहुत बड़ा होता जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसी सिचुएशन को मद्देनजर देखते हुए -1 तो इमरान खान साहब को उनकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज पार्टी, मैं डे 1 से कह रहा था सब कॉम्प्रोमाइज है, वो अब खुद ही पीटीआई कह रही है। और इमरान खान साहब कहते हैं साथ मीर जाफर और मीर सादिक अपनी एनडीए वाले लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं है, जब गौहर साहब करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो केपीके उसको नहीं मानती है, और केपीके के अंदर भी आपने देखा सब तो -1 तो हो गया है। पार्लियामानी पार्टी का इजलास 4 घंटे का था, उसमें भी कहा कि हम इससे डिस्टेंस करते हैं, कोई इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करता, और जो आर्जी नाअहल नालायक सीएम है जिनको बताना पड़ता है कि मैं सीएम हूँ, वो भी 15 सेकंड की वीडियो बनाते हैं, मेरा कायद मेरा लीडर, वो भी साइड में निकल जाते हैं। तो -1 तो हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं ये सुन ले, ये कह रहे हैं कि हमने -1 कर दिया, हम लाताल्लुकी भी कर रहे हैं, हमें सिर्फ 10-20 सेकंड की वीडियो बना दिया करें ताकि हम अपनी सियासत चलाते रहें और हम पे कोई सोशल मीडिया का और फैक्टर ना है, क्योंकि समेत मेरे वोट तो इमरान खान साहब को मिला था और पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान ही पीटीआई है, उसकी इजाज़त इनको नहीं मिल रही। और इनमें कुछ ऐसे हैं जो ओवर एम्बिशियस हैं, जिन्होंने हिस्ट्री देखी हुई पाकिस्तान की, वो कहते हैं कि धावा बोल दो जेल के अंदर, जेल तोड़ दो ताकि खुदा ना खासा कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो हम 40-50 साल सियासत कर सके और तस्वीर लगा दें। तो ये तो बड़ी कैटेगरी की क्लैरिटी से बात कर रहा हूं। अब मैं आपके आगे अफसर साहब एक लिस्ट रख रहा हूं जिसमें नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक, 9 मई के जो भगोड़े केपीके में बैठे इंडिया का हिस्सा समझ के वो, और दीगर केसेस जिनका फैसला आने वाला है और दीवार पे लिखा हुआ है वो, हिंदुस्तान से लिंकेजेस, सेनेटरशिप एक की जाने वाली है जिसने खुर्रम शेर जमान, जिसने रियासती और डिजिटल दहशतगर्दी की और अपनी फौज के बंदों को जान से मारने की धमकी दी है, शेख वकास जो सारी पार्टियों से घूम के बहुत बड़ा तुरम खान बना मैं। तो इसके अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रूथलेस बर्बरियत से डबल रिएक्शन होगा। अब जैसे जैसे पीछे हटते जाएंगे वैसे वैसे उस चीज को टिक लगने से देर होती जाएगी। आप गाली, मैं इस पे सवाल आपसे पूछना चाहता हूं की बदमाशी की साथ करें। अच्छा, अब आप आ जाए अफसार साहब के जो जुर्म गिरमाए हैं तो उसके बाद जुर्म करके पीछे हट जाएंगे तो जुर्म माफ हो जाएगा, ये किस तरह की पॉलिसी है रियासत की? नहीं अफसार साहब नहीं,
देखिए, जैसे इमरान खान को छुड़ाने से लेकर उनसे मिलाने तक आ गई पार्टी, डी चौक से निकल के वो केपी के गवर्नर हाउस से चलेगी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे कहा कि नहीं, रियासत या सियासत या गवर्नमेंट या अदालतें जुर्म के ऊपर नहीं छोड़ेंगी। मैंने कहा जैसे आज बिहेव कर रहे हैं, अच्छा, कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लोगों ने जर्मन में बात की थी या फारसी में बात की थी, तो क्या होगा, गवर्नर आज डिले हो जाएगा, हटेगा, खत्म नहीं हो जाएगा, डिले हो जाएगा। आप गाली का जब गाली देंगे, चढ़ाई की बात करेंगे, सब कुछ एक साथ टिक हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नर आज डिले हो सकता है, पार्टी पे पाबंदी की जो बात हो रही है वो भी डिले हो सकती है या नहीं? देखिए, उसमें भी डिले के चांसेस इसलिए हो सकते हैं कि जिस तरीके से पार्टी लेट गई है, चचा जान की बात जो जबान में समझ आनी थी उसके बाद, तो मेरे ख्याल से फिर तो मतलब आई थिंक MQM कराची पाकिस्तान जो थी वो फिर भी बेहतर थी, उसमें लोग इतने सेंसिबल थे, समझदार थे कि उन्होंने उतार ली। वो भी लेटे थे, लेकिन इस तरह कंबल ओढ़ के कोई नहीं लेटा था, तो अच्छी बात है। हम तो हम समझे कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जितने केसेस हैं, सारा इसका मकसद ये है कि माइनस इमरान खान किया जाए, कि अगर वो हो गया तो बाकी सारे मामला केसेस का ताल्लुक नहीं सर, माइनस तो इन्होंने कर दिया है, इसके अंदर क्लैरिटी रखे। जो मैं आपको बातें कह रहा हूं, मैं आपको एनालिसिस होगा नहीं होगा, इफ एंड बट, इस पे बात नहीं कर रहा था, मैं तो क्लैरिटी से आपको बता रहा हूं, जिसने जुर्म किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। तो आगे जो ये सियासत को फरोग देगा, जो उसको भी पकड़ा जाएगा। आपने कहा मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, खबर दे रहा हूं, तो खबर में ये बताएं कि आपने अभी जिक्र किया कि जज हों, जर्नैल हों, कोई और ऑफिसर हो, मीडिया के लोग हों, सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, जो इसमें शामिल थे, उनका भी ट्रायल होगा। अब ये ट्रायल जो होगा जन फैज़ से जो रिलेटेड, फैज़ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो क्या ये ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा? देखिए, ये तो कबल वक्त है, क्योंकि हमारे पास अभी तक शवाहिद नहीं आए कि वो शवाहिद और गवाही किस लेवल की है, लेकिन इसको रूल आउट आप नहीं कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स कि वो शवाहिद किस किस्म के, अगर वो सियासी बेनिफिट से, सियासत से ताल्लुक़ रखते थे तो, और उसमें एक डैमेज साइड थी, काला धब्बा था पाकिस्तान का, तो वो सियासी तौर पे कन्वेंशन उसके अंदर होंगे। अगर उससे फौजी रिलेटेड कोई चीज़ निकल आई तो नेचुरली इसको रूल आउट तो आप इस पॉसिबिलिटी करते, तो जैसे शवाद आएंगे 9 मई में, 9 मई की जैसे आप बात कर रहे हैं, 9 मई की जैसे आप बात कर रहे हैं, 9 मई का जो है उस पर तो सारे फौजी तनसीबात पे हमला हुआ ना, तो क्या वो मिलिट्री कोर्ट, और उसके बारे में तो वाज़े तौर पे मिलिट्री कोर्ट में केसेस चल भी रहे हैं, तो क्या 9 मई के हवाले से अगर फैज़ हमीद ने कुछ शवाहिद दिए हैं, जो आप जिक्र कर चुके हैं 1-2 दफ़ा, कि ये मंसूबा बाकायदा बनाया गया 9 मई का और उसको एग्जीक्यूट भी किया गया, इतने शवाहिद अगर आपके पास हैं, तो क्या मिलिट्री कोर्ट पे केस चलेगा इमरान खान का? सर मैं कह रहा हूँ शवाहिद और गवाही का सिलसिला भी जारी है। अब वो शवाहिद अभी जारी है, कितने सॉलिड हैं, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं अफसार साहब के वक्त से पहले ही आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये पॉसिबिलिटी जरूर है, और ये पहला सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा, अगर होगा तो, लेकिन एविडेंस आएंगे तभी ये बात हो सकती है। अभी कबलस वक्त है, मैं आपको वक्त से पहले ही बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी चल, अभी तफ्तीश हो रही है, तहकीकात हो रही है, लोगों की गवाहियां कलम बंद हो रही है। बताइएगा कि जो आपने जजेस का जिक्र किया, बार बार मीडिया का भी जिक्र किया, व्लॉगर्स का जिक्र किया, सियासतदानों का जिक्र किया, ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र किया, कुछ और फौजियों का भी जिक्र किया जो फैज़ के साथ थे, लेकिन नाम आप सिर्फ इमरान खान का ले रहे हैं कि उसका ट्रायल होगा, तो कोई और नाम किसी जज का, किसी व्लॉगर का, किसी मीडिया हाउस का नाम तो अब लेना कि इनका भी ट्रायल में आएंगे। ये भी सिर्फ इमरान खान का नाम क्यों लेते हैं आप? अफसार साहब देखें, मैंने तो इमरान खान साहब के लिए अभी तक कोई बात नहीं की है, ना मैंने कोई शवाहिद जो मेरे पास 14 साल के हैं, ना वो बाहर लाया हूँ, इंटरनेशनल मीडिया भी उससे ख़रीदने को तैयार है, ना मैं वो घटिया काम कर रहा हूँ। मैं तो उनको बचाता रहा और इसलिए निकाला गया, और आज भी शायद होता तो इस मुश्किल तक नहीं जाने देता। बहनों की मुलाकात में भी आपको पता है मेरा बहुत बड़ा रोल था, और मैंने कहा था कि सीएम साहब ना आए डयाला और इस्लामाबाद ना आए तो ये बेहतरी हो जाएगी, तो वो नहीं आए तो बेहतरी हो गई। वो उसका रिएक्शन गलत निकला, वो तो उनकी मर्जी है। और सबसे बड़ी चीज़ अपने घर के चिराग ने दे दी, जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जो हमें पता थी, किसी को पाकिस्तान में नहीं पता थी, वो इमरान खान साहब अकेले नहीं रह सकते, और ये उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो सोते हुए भी उनको 4 आदमी 5 आदमी का शोर चाहिए।
अब एक साइड इसको रख दे। दूसरी चीज़ है कि मैंने जो कहा कि शिकंजा इमरान खान साहब का आएगा कि वो नाम और वोट और लीडर और शनाख्त तो इमरान खान साहब की ना। अब अल्ले तरल्ले जो हैं, अब्दुल कयूम, अब्दुल गफूर, मिसाल दे रहा हूँ, अब्दुल फैसल, जब्बार, यूनस, दे आर नॉट रेलिवेंट पीपल। वो अपनी कुर्सी के हिसाब पे ज़रूर उन्होंने नाजायज़ उसका इशू उठाया है, वो जब सामने आएंगे तो बताएंगे। वो मेरी रेलिवेंट ही नहीं है। वो नाम उनको शायद मैं शक्ल से भी ना पहचानता हूँ, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किए अपनी पोजीशंस। मैंने आपको एक शरबती अथर की बात बता दी है, जिसने जो इसके अंदर डेफिनेटली उस दायरे कार में आएगा। और इस्तीफ़ा देने से थोड़ी जान छूट जाती है। पीटीआई के लोगों ने भी जो इस्तीफ़ा दिया जान थोड़ी छूटती है। इमरान खान को किसने नाअहल किया रात को 12 बजे संडे के दिन, किसने खोली? वही अथर था। नवाज शरीफ को फंसा के फिर उनको रीच करने वाला कौन था? अथर था। जो जज ने धरने के दौरान फ़ोन किया था वो प्रोब होना ज़रूरी है। जो ऐसी गलाजत मुल्क दुश्मनी कर रहे थे और दबादब उस केसेस को फारिग कर रहे थे, वो कौम के सामने है। तो वो सारी चीज़ें कहीं जाएंगी तो नहीं ना। वो अगर मुझे आपको याद है तो वो किताबों में भी हैं, वो फाइल्स में भी हैं, वो आर्काइव्स में भी हैं, वो आपके पास मीडिया की शक्ल में, वीडियो ऑडियो की शक्ल में भी है। और अफसार साहब, मेरा इससे बहुत बड़ा तजुर्बा आपका है, आपको भी मुझसे बहुत ज़्यादा पता है बातें। लेकिन ठीक है, नेचुरली अगर पॉलिटिकल बात मैं कर रहा हूँ तो आपकी मेहरबानी क्या मुझे जवाब देने दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको अल्ले तरल्ले जिन्होंने मुल्क को तबाही की, अल्ले तरल्लों की तो दर्जनों के हिसाब से लाइन है। 75 साल से जो इस मुल्क में होता रहा है उनकी भी लाइन है। लेकिन ये क्रेडिट तो आर्मी चीफ को जाता है, फील्ड मार्शल साहब को जाता है। कि ये बताइएगा, फैज़ हमीद को रिटायर होने पे बहुत सारी मुराद मिली हैं, ज़मीन मिली होगी, प्लॉट्स मिले होंगे सर्विस के दौरान, क्या वो सारे वापस ले लिए गए हैं इस फैसले के तहत? एब्सोल्युटली वो ले लिए जाएंगे, वो ले लिए, वो प्रोसेस में होंगे। तो ब्लैक एंड वाइट है। एक बहुत मशहूर महल का हम सुनते हैं लतीफ़ाल में, और फार्म हाउस है। ये सारी जायदादें कैसे बनाई गई इसके बारे में पता चला है, और क्या ये सरकार जब्त करेगी इनको? देखिए अफसार साहब, मुझे तो इल्म नहीं कि उनके महलात एक दो तो नहीं है। जो मेरे हिसाब से है वो तो कई जगह पे हैं। और मैं तो एक का जिक्र किया है क्योंकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और भी हैं बहुत सारे, बाहर भी हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ बहुत सारी ले गए हैं। वो सारा कुछ वापस आएगा हुकूमत के ख़जाने में या नहीं, कि ये आवाम ही टैक्स देते रहेंगे और पेट्रोल की कीमतें बढ़ते रहेंगे? सर देखिए, वैसे तो इस मुल्क से जो चला जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये फौजी ट्रायल है और फौजी ट्रायल के अंदर जो चीज़ें सामने आ जाएंगी, कागज़ के अंदर आ जाएंगी, डायरेक्टली लिंक्ड होंगी, डायरेक्टली उनके पास होंगी, तो नेचुरली हमारा ये इदारा फौज का खड़ा इसलिए कि इधर तो लेके गए हैं फैज साहब मुल्क से बाहर कितना माल लेके गए हैं? कोई अंदाजा, कोई इतलात आपके पास? तो एविडेंस भी होगा। मैं तो अफसार साहब अनऑफिशियली बात करता हूँ, मेरे पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे फ्रंट मैन हैं जो मुल्क से बाहर हैं, और कुछ उनके वही फ्रंट मैन हैं जो मुल्क के अंदर ही मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तरीके इंसाफ नहीं, उससे इसका मतलब उन्होंने बहुत सारा माल बाहर शिफ्ट किया। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के आज भी लोग हैं जो उनसे फैज़याब हुए थे, पीटीआई के अलावा भी। तो बड़ी क्लैरिटी रखें सर इसके अंदर। ठीक है, नहीं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज बाहर थी, दरियाफ्त तो ही है, पैसा बाहर लेके गए हैं, साबित हुआ है। देखिए अफसार साहब इतना ईवल था, और DGISI था, स्पाई चीफ था, तो आपको लगता है कि उसने अपने नाम पे रखी हुई होंगी? जो बाहर निकल गए उनकी चीज़ें लेके, तो वो उनको भी वापस नहीं देंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुल्क में मौजूद हैं, सिविलियन साइड में, पॉलिटिकल साइड में, जो उनके फ्रंट मैन थे, उनका जिक्र होगा। और चोरों को ले गए मोहर वाली बात है, पूछ होगी। जी सर, चोरों को पड़ गए मोहर वाली बात है, चोरों को पड़ गए मोहर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, आखिरी सवाल है मेरा, उनको भी नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल है, उनके बारे में ये जो फैसला आया है इसकी डिटेल्स हमें नहीं मालूम, और आपने कहा शुरू में कि 4 इल्ज़ाम थे, सिर्फ एक पे अभी सज़ा हुई है, तो बाकी इल्ज़ाम पे भी सज़ा होगी? और साथ अहम चीज़ जो है, ये आखिरी सवाल है, कि उनके साथ कुछ मेजर जनरल्स का नाम आता था, ब्रिगेडियर्स का, कर्नल्स का, उनका क्या बना? उनके बारे में नहीं कुछ भी आप बता रहे? देखिए अफसार साहब, जहाँ तक मैंने आपसे कहा कि एक केस जिसके अंदर 4 हिस्से थे, 4 इल्ज़ाम थे, उसका फैसला 14 साल हो गया। नेचुरली बाकी केस के ट्रायल चल रहे हैं, तो उस पर भी उनको सजा होनी है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनके सबॉर्डिनेट्स अगर थे तो नेचुरली इदारा ऐसा नहीं कर सकता कि सिंगल आउट कर दे। जो भी साजिश में है वो उनका सबॉर्डिनेट है, वो उनके करीब है, तो नेचुरली वो कर रहे होंगे। अब इदारे की डिटेल्स
मुनासिब भी नहीं बात करना और हमें करनी भी नहीं चाहिए कि, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि उसमें कोई जनरल है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है या सिपाही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी वैसी होगी जैसे फैज़ हमीद के साथ हो रही है। ठीक है, तो मजीद केसेस अभी जनरल फैज़ के खिलाफ चल रहे हैं और उसमें क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी किसी को पकड़ा जाएगा या कानून के कटहरे में लाया जाएगा? साबिक जजेस की बात करूं। देखिए, अगर साबिक जजेस में अगर आप मुझे नाम लेके तरजीह दे दें तो मैं आपको बताता हूँ हाँ या ना। साकिब निसार, आसिफ खोसा, एजाजुल हसन। मेरा नहीं ख्याल अफसार साहब, मेरा नहीं ख्याल। तो इनमें से कोई जज नहीं होगा जो कटहरे में आएगा, तो फिर वो मतलब बात तो वही है। चलें ठीक है, फैसल वाटा साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी 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 बताएं बताएं। जी जी, मुल्क दुश्मनी में हुई तो आएंगे। मुल्क दुश्मनी का फैसला किसने करना? शवाहिद ने। अगर ये जलाओ गिराओ 9 मई की अगर किसी हुकूमत को गिराने की कोशिश हुई है, अगर और उसमें कोई जज आलाकार बना है, तो हुकूमत गिराना मुल्क दुश्मनी नहीं है। अदम इस्तेहकाम पैदा करना मुल्क दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया। ठीक, बजा फरमाया। तो फिर इसका मतलब है कि इसका मतलब रूल आउट नहीं करना चाहिए अभी, कोई जज हो सकता है कोई ना कोई। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही, यू करेक्ट। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल वाटा साहब, हमसे बात करने का। दोबारा भी आपसे बात करेंगे। और वक्त हमारे आज के टेल एंडर का, ब्रेक से पहले, और आज का टेल एंडर है हमारा बर्मिंघम से एक खबर आई है, BBC ने दी है। उन्होंने कहा है कि बर्मिंघम की गलियां साफ रखने के लिए वहाँ की इंतज़ामिया ने पंजाब हुकूमत से रब्ता किया है। बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लिए कि हम अब वर्ल्ड लेवल पे एक एग्जाम्पल बन गया हमारा एक इलाका, हमारा एक सूबा पंजाब, जहाँ पे सफाई का मेयार इतना अच्छा है, वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि अब बरतानिया जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान से उस पर एडवाइस ले रहा है, पंजाब से एडवाइस ले रहा है। और उसमें जो उन्होंने वहाँ पे जो बात किया, उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी रज़ाकार तो हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो शायद भूल गए कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और दिलचस्पी की बात यह है कि बर्मिंघम में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं इसलिए कि बड़े अच्छे ममालिक हैं, वहाँ जाके पाकिस्तान जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब तो पाकिस्तान में, पंजाब में लोग बेहतर होना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे सफाई रख रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी एक बात है। और वहाँ कि ये इतनी अच्छी मिसाल बन गई है, रोल मॉडल बन गया है बहुत सारे दूसरे दुनिया के ममालिक के लिए। ये कायम रहे, सस्टेन रहे, यही असल के चैलेंज है। और साथ इसके चैलेंज ये है कि इस्लामाबाद पंजाब का हमसाया है, लेकिन इस्लामाबाद एक गंदा तरीन शहर बनता जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत और साफ़ शहर होता था, लेकिन अब सबसे गंदे शहरों में इसका शुमार बहुत जल्द होना शुरू हो जाएगा। और उसकी वजह सिर्फ एक है, गवर्नेंस का फेलियर और करप्शन। जो यहाँ की इंतज़ामिया है, CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो यहाँ की हुकूमत है, उसको परवाही कोई नहीं है कि इस्लामाबाद गंदे से गंदा होता जा रहा है। उन्हें परवाह है सिर्फ तो बैड गवर्नेंस की, अपने लोग एडजस्ट करने की और पैसा बनाने की। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और वक्त हुआ है आज के हॉट इशू का, PTI की मुश्किलात। हमें ज्वाइन किया है मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब ने। शफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफसार साहब ठीक हैं? साहब ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कि आप ठीक हैं? मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हो रहा है PTI की, क्या कर रही है PTI? मुफाहमत के रास्ते पे जाएगी या मुज़ाहिमत अभी जारी रहेगी? मुश्किलात इतनी पड़ गई है कि अब हर मुश्किल आसान लग रही है अफसार साहब। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात की बात है, तो हम ज़हनी तौर पे हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हमने जो मुश्किलात देखी है 9 अप्रैल से लेके आज तक, तो हम तकरीबन हर चीज़ के लिए तैयार हैं। मैंने कल भी एक मीडिया टॉक में ये बात की कि अब 2 ऑप्शंस पे ये गौर कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की बात हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब असम्बली से एक करारदाद भी पास करवाई है, ये बहुत गलत एक एग्जाम्पल सेट हो रही है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 3/4, अगर हम यहाँ पे किसी जुमात पे पाबंदी करारदाद मंजूर करवा लें तो ये मैसेज कैसे जाएगा? तो हम तकरीबन हर चीज़ के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं। हमारी पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग्स भी हो गई हैं, जिसपे महमूद खान अचजई साहब ने भी शिरकत की, अलामा नासिर साहब ने भी शिरकत की। हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पे सोच रहे हैं, और जो इस वक्त एक बर्बरियत और फसातियत का दौर है, तो हम इस दौर में तमाम चीज़ों के लिए मेंटली तौर पे तैयार हैं।
तो मैं अभी फैसल वावडा साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि पार्टी पर पाबंदी डिले हो सकती है अगर पीटीआई की लीडरशिप होश से काम ले और सियासत को सियासी अंदाज से करे, ना कि तकरीबी अंदाज से, इंतशारी अंदाज से। आप क्या कहते हैं इस पर? अफसार साहब, बात बड़ी सिंपल है। देखिए, हमने कौन सा गैर आईनी और गैर कानूनी काम कर दिया कि जो कभी ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा रहे हैं। फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात करें, सोहेल आफरीदी साहब ने कौन सा गैर आईनी और गैर कानूनी काम किया है जिसपे ये गवर्नर राज की बात करते हैं? या सूबे में ऐसे कौन से हालात ऐसे बन गए हैं जिसपे गवर्नर राज लगाना जरूरी हो गया है? देखिए, इस सारी चीजों की अच्छी तरह हमें समझ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का मुकाबला ये कर नहीं सकते। पहले इन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर पे पाबंदी लगाई, फिर उनके बयानात पे पाबंदी लगी, अब उनकी मुलाकात पे पाबंदी है। मुलाकात पे पाबंदी का बड़ा सिंपल सा रीजन है कि ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का कोई भी बयान इस वक्त बाहर आए, क्योंकि जिस दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है, चाहे वो ट्यूसडे हो चाहे वो थर्सडे हो, तो सारी पाकिस्तानी जो कौम है वो अडियाला की तरफ नजरें उनकी होती है और वो मुंतजिर होते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वहां पे एक हरदर्मी की सिचुएशन है, क्योंकि कोर्ट के अहकामात हैं कि ट्यूसडे के दिन उनकी फैमिली की मुलाकात हो, वकला की मुलाकात हो, और थर्सडे को पॉलिटिकल लीडरशिप खान साहब से मिले। वो पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर है, तो वो उनका बुनियादी हक है और जो कोर्ट ने खुद दिया हुआ है, कोर्ट के अहकामात है। तो ये गैर कानूनी काम तो ये करते हैं, गैर आईनी काम तो ये करते हैं। पाबंदी की बात जहां पे हो रही है, जहां पे गवर्नर राज की बात हो रही है, तो इन धमकियों से हम डरते नहीं हैं। हम तमाम तरह सिचुएशन को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। मैं उस दिन अपने सेल में बैठा हुआ था और आपको पता होगा कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का सेल होता है तो उसमें काफी सारे स्क्रीन्स लगे होते हैं जिसमें डिफरेंट चैनल्स दिखाई देते हैं। तो मैं उस चैनल्स पे उस स्क्रीन्स को देख रहा था, तो उसमें 6 से 7 स्क्रीन्स पर वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। एक साइड पे मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, एक साइड पे ओन अब्बास ओन साहब थे, एक साइड पे बलूचिस्तान के 2 वज़रा थे, एक साइड पे एक्स सर्विसमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, उन सब का एक ही मुतालबा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। अब ये बड़ी नागुज़ीर हो गई है। तो ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हम बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं और हमारी स्ट्रेटेजी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसी कोई भी सूरत बनती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगती है या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तरफ ही चलते हैं, तो हम इन चीजों के लिए हम भरपूर हमारी तैयारी है और हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या तैयारी है, क्या करेंगे आप? देखिए, वो जो कार्ड्स है वो अभी हमने सीने के साथ लगाए हुए हैं। उस पे चार ऑप्शंस हम फिर कार्ड गेम होगी ना, बात तो वही आ गई ना, फिर कार्ड गेम है। आप कोई मुफाहमत की बात नहीं कर रहे, आप नहीं कहते बातचीत से रास्ता निकालेंगे। नहीं, हम तो मुफाहमत की बात कर रहे हैं। हमने कब इनकार किया मुज़ाकरात से? हम तो चाहते हैं कि न्यूट्रल कोई लोग इसमें आ जाए। कार्ड में कोई मुफाहमत कार्ड भी है? बिल्कुल मुफाहमत कार्ड भी है। और हम देखिए पहला स्टेप तो वो लेंगे ना, हम पे या पाबंदी लगाएंगे या गवर्नर राज लगाएंगे। तो मुफाहमत गैर आईनी और गैर कानूनी काम तो पहले वो करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक याद करूँगा एक चीज़, छोटा सा मुफाहमती स्टेप था कि उज़मा खान साहिबा को मुलाकात की इजाज़त दी गई खान साहब से, वो बाहर निकले, फिर वो ट्वीट हुआ और बहुत सख्त ट्वीट, उसके बाद से हालात ख़राब हो गए हैं। आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि हम जब भी इनको मुफाहमत का मौका देते हैं ये आगे से वार करते हैं और सख्त वार करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जहां तक उज़मा साहिबा की मुलाकात की कहानी है, देखिए उस टाइम खान साहब को 1 महीने से इन्होंने डिस्कनेक्ट किया हुआ था और हमें सबसे बड़ी तशवीश जो थी वो खान साहब की सेहत के हवाले से थी। जब उज़मा खान साहब अंदर गई हैं तो उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया गया और खान साहब को इन्होंने 1 महीने से आइसोलेशन में डाला हुआ था। वो ना किसी इंसान से मिल सकते थे, ना किसी इंसान से बात कर सकते थे। तो इस सिचुएशन में जब आप किसी को मेंटल टॉर्चर करते हैं या उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली बंदे को गुस्सा भी आता है, और जब गुस्सा आता है तो रिएक्शन जो होता है वो अच्छा नहीं होता। सख्त बात होती है, गुस्से से कोई तेज बात हो जाती है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि खान साहब जैसा बुजुर्ग लीडर गुस्से में गुस्सा दिला के उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है? ये तो बड़ी खतरनाक बात है। नहीं जी, ये तो 3 सालों से इनके आपने हरबे देखे होंगे। कौन सा हरबा खान साहब पे इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। शुरू में ये इनसे डील मांग रहे थे, एनआरओ मांग रहे थे, वो हमने नहीं दी। फिर खान साहब मेरा सवाल ये है कि आप जस्टिफाई करते हैं उनके इस रिएक्शन को और उस ट्वीट को आप जस्टिफाई करते हैं?
देखिए, खान साहब का जो भी ट्वीट होगा, जो भी उनका बयान होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। वो हमारे लीडर हैं और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। हम जितने भी यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर हम MNAs हैं, MPs हैं, सेनेटर्स हैं, हम सब इमरान खान साहब की मरहून मिन्नत है। उनका जो भी बयानिया होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ स्टैंड लेगी और हम सब उसके साथ स्टैंड लेंगे। तो इसका मतलब है कि फिर बयानिया तो वही है ना जो खान साहब का है, और जो ट्वीट किया उन्होंने, तो उसके बाद इस माहौल में फिर कैसे मुफाहमत होगी? फिर मुफाहमत कार्ड किधर गया? देखिए, मुफाहमत के लिए एक माहौल चाहिए अफसार साहब, मुज़ाकरात के लिए एक माहौल चाहिए। एक माहौल साइड पे मैंने आप आपको हमारे बताया ना लोगों कि को उन्होंने उठाते हैं। दिया, उन्होंने मुलाकात करवा दी, मुलाकात के बाद नतीजा उन्होंने मुलाकात तो पहले ही हमारा कहा था बुनियादी और नतीजा ये कानूनी निकलेगा, हक था वो अफसार निकला। साहब। अगर उन्हें हमारी मुलाकात करवाई बिल्कुल भी है, है, ये बिल्कुल हमारे, है, वो तो बिल्कुल हमारा है, कानूनी हक है। 302 का जो बिल्कुल है, मुलजिम होता है वो भी अपनी बिल्कुल फैमिली से है। मिल सकता है। लेकिन जो ये हठधर्मी दिखा लेकिन रहे हैं, जिस कानून, तरीके से गैर कानूनी और गैर आईनी काम कर रहे हैं, बारहा ये हठधर्मी दिखा रहे हैं। वजीर आला 10 दफा आ चुका है, वो उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। पिछले हफ्ते भी उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। 16 अक्टूबर से उनकी वकला की मुलाकात नहीं हुई। ये तो बुनियादी जो हमारी हुकूक है, या जो बुनियादी हुकूक जो एक कैदी के होते हैं, वो नहीं दिए जा रहे इस मुल्क में। नहीं तो फिर इसका मतलब है कि अगर गुस्सा दिलाया जाएगा तो गुस्सा कर जाएंगे और मुफाहमत नहीं करेंगे, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? फिर तो झगड़ा ही है ना। नहीं, हमने कब नहीं कहा, कि हम मफाहमत नहीं करना चाहते, लेकिन उसके लिए नहीं नहीं माहौल नहीं, होना ट्वीट की बात चाहिए। देखिए, सारा मसला तो ट्वीट से और व्लॉगर से है ना जो बाहर बैठे हैं। असल मसला तो वही, आप देखिए, मैं उस दिन सुन रहा था, एक स्पेस सुन रहा था, उसमें सुहेल अफरीदी साहब का आए हुए 2 महीने हुए हैं अभी चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ इतनी सख्त गुफ्तगू, इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल किए जा रहे थे ये लोग जो बाहर बैठे हैं। तो इससे तो पार्टी को और आप जैसी यहाँ पे जो लीडरशिप स्ट्रगल कर रही है उसके कॉज को नुकसान पहुंचता है। क्यों नहीं आप लोग इसको एड्रेस कर रहे? देखिए, अब अबसार साहब, जो हैंडल्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के अकाउंट का जो हैंडल है, उसके हम जिम्मेदार हैं। इसके अलावा बाहर जितने भी यूट्यूबर्स बैठे हैं, वीलॉगर्स बैठे हैं, उनके हम जिम्मेदार नहीं है। ये तो एक सोशल मीडिया है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। हमारा सोशल मीडिया है, या जो हमारे माइंडसेट के साथ जो तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, अगर वो माइंडसेट भी है तो वो तो हमें भी रगड़ दे देते हैं। तो तहरीक, देखिए, सोशल मीडिया पे किसी का हाँ ठीक कंट्रोल है, नहीं ये है। रख रहा हाँ, हूं जो उन्होंने। लेकिन जब आप अकाउंट्स हमसे कहते हैं कि खान साहब के अकाउंट और आपका पीटीआई ऑफिशियल का अकाउंट, वो जो कुछ कहता है वही कुछ तो ये लोग लेके आगे चलते हैं, जो ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनको आप ऑन नहीं कर रहे, और वो आप उस पे आ नहीं रहे कि वो गलत था, वही तो गलत था। नहीं, वो हम बुनियाद तो वही है ना। हम उन लोगों को ऑन, हम इमरान खान साहब के अकाउंट को भी ऑन करेंगे। हम तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स है ऑन करते हैं। उसके अलावा हम किसी को ऑन नहीं करते। बहुत हाँ ठीक है, जिसको आप ऑन कर रहे हैं उसी में तो गलत बात उसी से तो कही जाती है। बहुत सारे तो मैं कह रहा एक्स में काफी सारे अकाउंट्स हैं। देखिए, इसमें ऐसी कोई इतनी बड़ी गलत बात तो कोई नहीं कही गई। क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए थी कि इमरान खान साहब के पार्टी के साथ जो हुआ, जो इमरान खान साहब के साथ एहलिया के साथ जो हो रहा है, जो खुद उनके साथ हो रहा है, जिस तरीके से गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमें कोई ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रही, हम अपना झंडा नहीं उठा सकते, हम अपना पैदल फ्लेक्स नहीं उठा सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नहीं मानता, तो इस भी बात तरीके से भी हो सकती है यही बात। तो यही बात एक महज़ब और शाइस्ता तरीके से भी हो सकती है। हम तो पिछले 3 साल से इस ज़ेरे अताब हैं। 3 सालों से हम सब कुछ सह रहे हैं। हमने तो फिर भी आइन और कानून को हाथ में नहीं लिया। हम तो फिर भी आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के अपनी पार्टी को, अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम फिर भी कानून और आइन के दायरे में रह के अपने केसेस को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन जब अदालत से भी हमें हमारे केसेस ना लगते हों, अदालत से भी केसेस के जो फैसले हैं वो हमारे खिलाफ आते हों, हमारे लीडर को भी उनके बुनियादी हुकूक ना मिल रहे हों, उनके फैमिली को भी उनके बुनियादी हुकूक ना मिल रहे हों, तो ये सारी चीज़ों पर भी बात करनी चाहिए। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफी जान साहब हमसे बात करने का। और आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, एडिटोरियल नहीं कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।